जय हिंद दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू पीवाईक्यू एनालिसिस। और जैसा तुम्हारे मैसेजेस रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर इस सीरीज को प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, तो बिल्कुल गाइस पीवाईक्यू एनालिसिस कंटिन्यू रहेगा, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी करेंगे। सो दैट डिफरेंट एग्जामिनेशन के, यूपीएससी के, बाकी स्टेट पीसीएस के, सीडीएस सीएपीएफ के पीवाईक्यू से सीख कर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस में तुम एडवांटेजेस पोजीशन पे रहो, है ना। सो इसके बिल्कुल सिंसियरली करना है तुम्हें भी। और एक और बात, एनालिसिस का तरीका भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, और तुम्हारी ड्यूटी भी बनती है कि आप भी पीवाईक्यूज लो, चाहे बुक के फॉर्म में या इंटरनेट से, और उसका एनालिसिस स्टार्ट करो ऐसे, है ना। ये तुम भी स्टार्ट कर सकते हो। बुद्ध की आखिरी टीचिंग्स में से एक टीचिंग याद है, अप दीपो भव। बुद्ध ने अपने डिसाइपल को समझाया था कि देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें टीचिंग्स जो देनी थी, जो रास्ता दिखाना था, वो तो दे दिया। अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। आगे तुम अपना लाइट, अपना लैंप, अपने लिए प्रकाश स्वयं बनो, अप दीपो भव। तो हमने भी आपको एनालिसिस सिखाया है, तुम भी खुद से एनालिसिस से स्टार्ट करो। हम छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, रहेंगे तुम्हारे साथ ही, लेकिन आई वांट कि आप अपने से भी एफर्ट डालिए, अपने सेल्फ स्टडी में ज्यादा एफर्ट डालो, है ना, तो भीड़ से बाहर निकलोगे। सो ये डालना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आज के पीवाईक्यू एनालिसिस का देखो, पढ़ लो एक बार ये क्वेश्चन। अंबाबाई, अ वुमन फ्रीडम फाइटर, बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन देखकर तुम्हारे मन में एक सवाल सबसे पहले आया कि सर ये जो फ्रीडम फाइटर हैं, ये जो लेडी हैं, बाई नाम लिखा हुआ है, लेडी हैं ये जो लेडी है सर, इनका नाम तो हमने कभी सुना नहीं हिस्ट्री पढ़ने के टाइम में, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के टाइम में, या आज तक ऐसे नहीं सुनते हैं। फिर ये क्वेश्चन कैसे करें, वहां पीवाईक्यू एनालिसिस हेल्प करता है। जब ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा था पीवाईक्यू से ढूंढकर, तो इसका सोर्स पता है क्या है, एनसीईआरटी बुक। ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, द सोर्स इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक। और ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं तुमको बताऊंगा ही, अंबाबाई ने क्या किया वो भी बताऊंगा। इसके अलावा इसी बुक में, इसी चैप्टर में मुझे दो और नाम भी मिले, वो भी मैंने तुम्हारे लिए इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि हो सकता है अगले बार उन दोनों नामों से क्वेश्चन पूछ ले। ये लोग जो है ना, ये अंबाबाई हो गई या बाकी लोग, ये सब अनसंग हीरो हैं गाइज, अनसंग हीरोज ऑफ नेशनल मूवमेंट। इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कॉर्नर से नेशनल मूवमेंट। गांधी बापू ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, ये सब हम लोग जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। गांधी बापू तो सबके प्यारे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी प्यारे, भर भर के क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। लेकिन ऐसे कई और अनसंग हीरो भी हैं, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान भी दिया, जान भी देनी पड़ी, कई बार जेलों में रहे, लाठी सही ब्रिटिश की, बट ना हिस्ट्री के बुक में जगह मिला उन्हें, और ना ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, और ना लोगों के मन में है। अब धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, एनसीईआरटी वगैरह, न्यू एनसीईआरटी में उनके नेम इंक्लूड किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने वेबसाइट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, तो उनके ऊपर आर्टिकल लिख रही है, वहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा है। ये सोर्स है, और ये चीज पीवाईक्यू एनालिसिस से हमको मिलता है। सो ये जो अनसंग हीरो है अंबाबाई, एक वुमेन फ्रीडम फाइटर, कहां से बिलोंग करती हैं, कर्नाटका से। द दिन मैसूर, उस टाइम में मैसूर, अभी प्रेजेंट डे में कर्नाटका, इंडिया। अंबाबाई जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है अंबाबाई की, कि अंबाबाई जो कर्नाटका, तभी मैसूर, कर्नाटका से बिलोंग करती थी। काफी अर्ली एज में इनकी मैरिज होती है, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, अर्ली एज में मैरिज होती है, और अर्ली एज में ही फिर ये विडो भी बन जाती हैं हस्बैंड की डेथ के बाद। लेकिन इन सब एडवर्सिटी के बाद भी लाइफ का एक बड़ा अच्छा लेसन है, एक बढ़िया इंस्पिरेशन है अंबाबाई। अर्ली एज में मैरिज और अर्ली एज में विडो होने के बाद भी, इन सब एडवर्सिटी के बाद भी, इन्होंने क्या चूज किया, इन्होंने पर्दे में रहना चूज नहीं किया, घर की दीवारों में रहना चूज नहीं किया, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना। नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपने साथ साथ कई और लड़कियों, कई और औरतों को नेशनल मूवमेंट में फॉरेन क्लोथ के बॉयकॉट करने के टाइम में, जब गांधी बापू पॉपुलर हो रहे थे, अल्कोहल लिक्वर के बॉयकॉट करने के टाइम में, जो गांधी बापू ने हमें प्लान दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इन सब एक्टिविटीज में, मतलब गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए नॉन वायलेंट मैनर में बाकी लड़कियों, बाकी औरतों को बुलाकर
और ये जो बॉयकॉट का प्रोग्राम है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, बॉयकॉट ऑफ लिक्वर, एल्कोहल, इस चीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपना रोल प्ले किया इन्होंने। तो क्या रोल प्ले किया आगे? लेटर सी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in boycott of foreign clothes, liquor on Gandhian lines, गांधी जी के बताए रास्तों पर नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। पुलिस की लाठियां भी खाई, जेल भी गई, लेकिन ये काम किया। अनसंग हीरो, कहीं छिप के रह गई किताबों में, बट अब क्वेश्चन में पूछा है तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में इन्हीं पेजेज के पास एक और अनसंग हीरो का मेंशन है। कुछ और अनसंग हीरो हैं, इसको क्लीन कर रहा हूं मैं, तुम ये लिख लेना। देखो और कौन, दो और अनसंग हीरो इंडिया के अलग अलग पार्ट से, सेम उसी एनसीईआरटी के बुक में मेंशन्ड है। दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट नो अबाउट देम। एक कौन? मोहम्मद बाजी। मोहम्मद बाजी ये नवरंगपुर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन कब दिखा मोहम्मद बाजी जी का? तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, जब गांधी बापू ने कॉल दिया था डू और डाई, करो या मरो, ये भी निकल के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए। ब्रिटिश की लाठी भी खाई, जेल भी गए। जेल से जब रिलीज हुए तो इन्होंने फिर गांधी जी को चिट्ठी लिखा कि आपने तो बोला था करो या मरो, एक बार तो मैं जेल होके आ गया, अब आगे क्या करूं? तो गांधी जी ने फिर चिट्ठी में लिखा इनको, फिर से वापस जेल जाओ, कंटिन्यू करो प्रोटेस्ट। बाजी मोहम्मद फिर से जेल चले गए प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में। सो इनका मेन एक्टिविटी इसी टाइम में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में देखा जाता है ऑन गांधीयन लाइंस। गांधीयन लाइंस पे चलते हुए इन्होंने इंडिया के नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। याद रखना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये नेम भी, उसी चैप्टर के साथ जहां अंबाबाई का नाम मेंशन्ड है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण नायक, लक्ष्मण नायक ये भी उड़ीसा से, इनका भी रोल आपको कब दिखेगा? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी बापू ने जो टास्क दिए थे, लोग उस टास्क को फुलफिल तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ यंग लोगों में एक होड़ मची थी, एक जुनून था कि इंडिया के फ्लैग को जाकर ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोर्ट या बाकी ऑफिसर्स के सामने इंडिया का फ्लैग फहराना है, स्वराज फ्लैग। अब इसी ड्यूरेशन में जब ये फ्लैग फहराने के लिए जाते हैं उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा से हैं दोनों, हमारे बाजी मोहम्मद और लक्ष्मण नायक दोनों उड़ीसा से। इसी ड्यूरेशन में, फ्लैग प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में या फ्लैग होस्टिंग के टाइम में, पुलिस लाठी चार्ज करती है, गोली चलाती है और अरेस्ट करती है। कुछ लोग गोली खाने से मारे जाते हैं, हमारे लक्ष्मण नायक इंजर्ड होते हैं, अरेस्ट किया जाता है और फिर इनको फांसी होती है। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। फांसी होने से पहले लक्ष्मण नायक ने बाजी मोहम्मद को बोला कि मेरे को कोई गम नहीं है कि फांसी हो रही है, बस दुख ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है लेकिन मैं इंडिया की आज़ादी नहीं देख पाऊंगा। और फिर इनकी फांसी पड़ जाती है इनको। बाजी मोहम्मद साहब की डेथ बाद में होगी, इंडिपेंडेंस के बाद। लक्ष्मण नायक जी की को फांसी यहीं पर पड़ती है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ड्यूरेशन में ही। तो दोनों का रोल क्या याद रखना है कि दोनों उड़ीसा से बिलोंग करते थे। गांधीयन लाइंस पे दोनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इस रीजनल पार्ट में, उड़ीसा वाले पार्ट में दोनों की एक कंट्रीब्यूशन है। इतना याद रखना इन दोनों के बारे में, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। लक्ष्मण नायक जी को वीर लक्ष्मण भी बोला जाता है या वीर लखन भी बोला जाता है, जैसे लक्ष्मण जी को लखन बोलते हैं, ठीक उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस के किस सेशन में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिजोल्यूशंस पहली बार पास किए गए थे? एक एक करके सारे सेशन को देखते हैं। सूरत सेशन 1907। तो सूरत सेशन 1907 याद क्यों रखा जाता है? इट इज रिमेंबर्ड फॉर स्प्लिट इन कांग्रेस। कांग्रेस का बंटवारा हो गया, मॉडरेट और कांग्रेस आपस में झगड़ लेते हैं और कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है, स्प्लिट।
कौन थे इसके प्रेसिडेंट, जरा बता दो। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन? कौन? रास बिहारी घोष, घोष बाबू, मॉडरेट लीडर। ये सूरत स्प्लिट के पीछे भी कहानी याद रखो। एक्चुअली में एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड चल रहा है, 1907 है। एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, बाल गंगाधर तिलक के जैसा हो। बट मॉडरेट बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने सेशन कहाँ फिक्स कर दिया? सूरत में, जो कि बाल गंगाधर तिलक का होम प्रोविंस है। अब एज पर द ट्रेडिशन ऑफ कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रेसिडेंट बन नहीं पाएंगे, तो वो बाहर हो गए। और एक मॉडरेट लीडर रास बिहारी घोष, ये बन गए प्रेसिडेंट। तो किसी एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर ने चप्पल खोल के चला दिया स्टेज पर। इसके वजह से सारे एक्सट्रीमिस्ट को सस्पेंड कर दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया कि भाई आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दिस इज नोन एज सूरत स्प्लिट। मॉडरेट और कांग्रेस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए, कांग्रेस वीक हो गई, ये सूरत स्प्लिट था। नेक्स्ट, गया सेशन 1922। गया सेशन को हम क्यों याद रखते हैं? तो गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन? याद रखिए, प्रेसिडेंट हैं CR दास, चित्तरंजन दास, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर। गया सेशन, इस सेशन में CR दास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, ही प्रेजेंटेड अ रिजोल्यूशन इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री, कि भैया हम लोग काउंसिल एंट्री करेंगे, दैट इज इलेक्शंस। हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और काउंसिल में जाएगी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया है। तो अब हम काउंसिल में जाकर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन वहां से चलाएंगे। बट ये रिजोल्यूशन डिफीट हो जाता है, मतलब रिजोल्यूशन के फेवर में वोट कम पड़ते हैं, रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में ज्यादा पड़ते हैं। CR दास बोलते हैं कि इना चोलबे, इसको अपनी पर्सनल डिफीट मानकर कांग्रेस छोड़ देते हैं। और फिर 1 जनवरी 1923 को CR दास एंड मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इतना इससे याद रखना है गया सेशन से। नेक्स्ट क्या? कराची सेशन 1931। नन ऑफ द अबव में तो कोई सेशन नहीं है, तो कराची सेशन। ऊपर से हमने A, B दोनों को एक्सप्लोर कर लिया, दोनों में फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन तो नहीं देखा, इसका मतलब कि वो दोनों आंसर नहीं है। C में है क्या? C, कराची सेशन। कराची सेशन 1931। कराची सेशन 1931 जिसके प्रेसिडेंट हैं, कौन है प्रेसिडेंट बता दो? यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। टोनी स्टार्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयरन मैन थे, है ना। इंडिया को यूनिफिकेशन किया, साम दाम दंड भेद प्यार मोहब्बत डांट, जो भी इस्तेमाल हो सकता था सब इस्तेमाल करके इंडिया को यूनिफाई किया इंडिपेंडेंस के टाइम में। इस सेशन का मेन पर्पस क्या था? इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया मार्च 1931 में। गांधी जी ने बोला कि भैया हम कांग्रेस की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सेकंड सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस चीज को इंडोर्स तो करना था, ऑफिशियली वेरीफाई तो करना था, तो दैट वाज ऑफिशियली ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस इन दिस सेशन, कराची सेशन में, टू ऑफिशियली इंडोर्स, वेरीफाई द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस ने और डिसाइड किया कि भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही है, उसके 3 सेशंस हुए थे बस, 3 इंस्टेंसेस हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रहा है, इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? MK गांधी। और साथ ही साथ 2 फेमस रिजोल्यूशन, 2 फेमस रिजोल्यूशंस भी पास हुए। कौन से रिजोल्यूशंस? एक रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट पर, दूसरा रिजोल्यूशन इकोनॉमिक प्रोग्राम पर। कांग्रेस ये बोल रही है
कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेटस डिस्कस होगा। तो कैसा डोमिनियन स्टेटस, कांग्रेस कैसी गवर्नमेंट बनाएगी? तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट होगी वो फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ेगी। 19 फंडामेंटल राइट, जिसका मेंशन पहली बार कहाँ किया था? नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन वो कांग्रेस का सेशन नहीं था, ये कांग्रेस का सेशन है, यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया गया। और दूसरा इकोनॉमिक प्रोग्राम की, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, डोमिनियन स्टेटस मिलता है, तो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ऐसा होगा जहां पे हम सोशल मेजर्स को भी ध्यान में रखेंगे, जहां गरीब अमीर डिफरेंट रीजन्स के लोगों के इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट चीज कब हो रहा है? हमारे कराची सेशन 1931 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा आंसर भी क्या हुआ? कराची सेशन। ऐसे एनालाइज करना है ना, दिस इज द मेथड ऑफ एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन फिर से आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो, कौन है लॉर्ड मायो? हमारा वाइस रॉय, फोर्थ वाइस रॉय टू इंडिया, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के बारे में याद रखना, ही इज द ओनली वाइस रॉय हु वाज किल्ड इन इंडिया। एक पठान थे, पठान मुस्लिम, किसने? शेर खान या शेर अली अफरीदी ने। कहां पर? अंडमान निकोबार में विजिट पे गए थे, वहीं इनका मर्डर होता है। शेर अली अफरीदी या शेर खान अफरीदी, पठान मुस्लिम, उन्होंने इनका मर्डर किया था, इनको मारा था। ही इज द ओनली वाइसरॉय जिनका किलिंग होता है, लॉर्ड मायो का, वाइसरॉय मायो, फोर्थ वाइसरॉय टू इंडिया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया लॉर्ड मायो का एक रिजोल्यूशन जो है 1870 का, उनसे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? और हमें चूज क्या करना है? करेक्ट आंसर बाय यूजिंग दिस ऑप्शंस। पहला स्टेटमेंट, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। 1870 है ना गाइज, इसको समझने के लिए हम थोड़ा 1870 से पहले क्या हो रहा है उसे देखते हैं। 1870 से पहले, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसे। 1870 से पहले इंडिया में क्या चल रहा है? पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसको देखो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय हमारा कैनिंग, उसके टाइम पर आता है। इसका एक फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको अभी हम यूज करेंगे, बाकी फीचर्स बाद में देखेंगे। अभी एक फीचर क्या, इससे लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। व्हाट इज दिस लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन? दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स restored to Bombay and Madras presidency। लेजिस्लेटिव पावर को रीस्टोर किया जाता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें नया क्या हो रहा है? तो इसमें नया ऐसे हो रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए गए थे। किसको दे दिया गया था? बंगाल को। मतलब वहां से सेंट्रलाइजेशन का बिगनिंग होता है जो 1833 में आके कंप्लीट हो जाता है, और फिर यहां से डिसेंट्रलाइजेशन वापस स्टार्ट हो रहा है। ये मेंशन एज centralization of power started from regulating act 1773, जहां पर कलकत्ता को ऊपर कर दिया गया और कलकत्ता के नीचे बाकी जो हमारे दो प्रेसिडेंसीज हैं। आजा भाई, वापस आजा। लगता है बॉम्बे मद्रास वाला है, इस वजह से बेचारा बुरा मान रहा है। कलकत्ता के नीचे बाकी दो प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास को ले आया जाता है।
यहां से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई और वो डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम, इस पावर को वापस रिस्टोर करने का काम, बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स वापस उनको देने का काम, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। तो हम यहां फिर लिख सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। लेजिस्लेटिव पावर का डिवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन फिर से स्टार्ट हो गया। पहले सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा 1773 से, पीक पर पहुंचेगा 1833 चार्टर एक्ट में, फिर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा 1861 के काउंसिल एक्ट से, और पीक पर पहुंचेगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ऐसे पढ़ना है। तो लेजिस्लेटिव पावर का डिवोल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है, इकोनॉमिक डिवोल्यूशन यहां से शुरू होगा, मायो शुरू करेगा। ठीक है, ये रिलेशन मैं तुमको समझा रहा था। 1861 में लेजिस्लेटिव पावर का डिवोल्यूशन और इकोनॉमिक पावर बॉम्बे, मद्रास या बाकी प्रोविंसेस को देने का काम कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। तो ये स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ हमारा। क्या करेक्ट हुआ? कि यस, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। जो चीज 1861 में शुरू हुई थी लेजिस्लेटिव पावर से, अब उस चीज को फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल पावर के फॉर्म में भी कंटिन्यू किया गया। पहला स्टेप था कि प्रोविंसेस के पास ज्यादा रेवेन्यू राइट्स हों। करेक्ट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। बिल्कुल, कुछ सर्विसेज जैसे मेडिकल, हेल्थ सर्विसेज हो गया, एडुकेशन हो गया, ये सब अब धीरे धीरे प्रोविंसेस को दिया जा रहा था। लोकल गवर्नेंस दिया जा रहा था कि भाई अब प्रोविंसेस के पास भी लोकल गवर्नेंस जैसी चीजें आए। इसलिए कहा जाता है कि मायो का ये जो रिजोल्यूशन है, दिस रिजोल्यूशन इज बिगिनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस, जो कि रिपन के टाइम में अपने एक पीक पर पहुंचेगा, आगे जाएगा रिपन के टाइम में। हम देखेंगे रिपन का कंट्रीब्यूशन। तो लोकल गवर्नेंस, लोकल जो गवर्नमेंट थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको पावर वापस से दिए जाने लगे। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। थर्ड, इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी। ये वही इम्पेरिटी है जो 1773 को स्टार्ट हुई थी। क्या स्टार्ट हुआ कि 1773 में मद्रास और बॉम्बे से पावर छीन के किसको दे दिया गया? कलकत्ता को। अब वो पावर वापस से मद्रास और बॉम्बे को दिया जा रहा है। तो वो जो इम्पेरिटी थी, इनइक्वालिटी थी, वो खत्म करने का काम। थर्ड भी सही। फोर्थ, इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। बिल्कुल सही बात है भाई। एक्चुअल नीड प्रोविंसेस का क्या है? फाइनेंसेस। ऑल फोर आर करेक्ट। ये हमको लॉर्ड मायो के रिजोल्यूशन से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आज फिर पूछा गया। रिमेंबर इट, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का काम कर रहा है प्रोविंसेस में, और लोकल गवर्नेंस की बिगनिंग होती है लॉर्ड मायो के इस रिजोल्यूशन से, जो अपनी पीक पर पहुंचेगी लॉर्ड रिपन के टाइम में। आगे आएगा वाइसरॉय बनकर लिपन। चलिए नेक्स्ट क्या है? In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as weapon? बढ़िया है, हंगर स्ट्राइक। आजकल भी लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए कि हम तो खाना नहीं खाएंगे अगर ये बात नहीं माना तुमने तो। गांधी जी अपने लिए नहीं करते थे। सो गांधी का हंगर स्ट्राइक सत्याग्रह का एक वेपन था। आजकल का हंगर स्ट्राइक, नेताजी लोग कैसे हंगर स्ट्राइक करते हैं वो तो खूब मालूम है ही, और बाकी लोग कैसे हंगर स्ट्राइक करते हैं, वहाँ खुद का स्वलोभ छिपा रहता है, खुद का। ठीक है, सत्याग्रह नहीं है वो। गांधी जी का हंगर स्ट्राइक, गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कब यूज किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन में हंगर स्ट्राइक जैसी बात नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन में गांधी ने प्लान दिया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग करना है तो ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स बॉयकॉट हो गया, क्लोथ बॉयकॉट हो गया, लिक्वर बॉयकॉट हो गया, ब्रिटिश टाइटल का बॉयकॉट कर दो। गांधी जी ने कैसरे हिंद वापस कर दिया। गांधी जी ने बोला स्कूल कॉलेज छोड़ दो। गांधी जी ने बोला अपनी लॉ सर्विसेज छोड़ दो, कोई अब एडवोकेट कोर्ट में नहीं जाएगा, ब्रिटिश कोर्ट में। आपको अपने केसेस डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं, पंचायत लगाइए, वहां पे सॉल्व कीजिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट कर दो। असहयोग आंदोलन के टाइम में भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भूख हड़ताल अपनों को मनाने के लिए किया जाएगा ना। ये ब्रिटिश तो विदेशी थे, इनको हंगर स्ट्राइक से क्या फर्क पड़ता, यहाँ पे नहीं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में डायरेक्टली गांधी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कौन लीड कर रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
देखेंगे हम लोग बारदोली सत्याग्रह को एकदम अलग से अच्छे से। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड रिमेंबर गाइज, इसी बारदोली सत्याग्रह के टाइम में जो 1928 के अराउंड चल रहा है, सीडीएम के जस्ट पहले, इसी बारदोली सत्याग्रह के टाइम में वीमेन ऑफ बारदोली, जो कि कहाँ है बारदोली, गुजरात में, वीमेन ऑफ बारदोली गुजरात कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल एज, क्या बुलाया, क्या बुलाया, सरदार, हमारा मुखिया। अब सिखिज्म में बुलाते हैं ना रिस्पेक्ट से सरदार जी, इस्लाम में रिस्पेक्ट से बुलाते हैं मियाँ जी, पठान, खान साहब, उसी तरह अपने मुखिया को भी सरदार बुलाते हैं। तो औरतों ने बोला, बारदोली की विमेन ने, कि इन्होंने हमें बड़े अच्छे से लीड किया, नॉन वायलेंट मैनर में, गांधी के रास्ते पे चलते हुए, तभी तो बारदोली सत्याग्रह नाम है, इसलिए हमारे सरदार हैं। इस तरह से विमेन का दिया हुआ टाइटल है ये सरदार। आगे जाके गांधी जी भी इस नाम से वल्लभ भाई पटेल को बुलाते हैं, तो ये टाइटल बड़ा पॉपुलर हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस टाइम में गांधी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अहमदाबाद स्ट्राइक। अब अहमदाबाद स्ट्राइक क्या है? अहमदाबाद स्ट्राइक की बात करें तो अहमदाबाद स्ट्राइक स्टार्ट किया वर्कर्स ने, फैक्ट्री वर्कर्स ने, वेज इंक्रीज करने के लिए, प्लेग बोनस के फॉर्म में। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट फैक्ट्री ऑनर्स, मिल ऑनर्स, जिसमें मेन कौन थे? अंबालाल सारा भाई, मतलब एक इंडियन। जी हाँ, ये द ग्रेट साइंटिस्ट, इसरो के फादर, डॉक्टर विक्रम साराभाई के फादर हैं, पिताजी हैं अंबालाल साराभाई। तो यहाँ पे अपोनेंट कौन है? अंबालाल साराभाई, एक इंडियन। गांधी जी जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के पार्ट बनते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये अंबालाल साराभाई तो मेरा दोस्त भी रहा है पहले, इंडियन है, तो इसके हृदय को, इसके मन को हंगर स्ट्राइक से बदला जा सकता है। और यहाँ पे गांधी जी पहली बार हंगर स्ट्राइक यूज करेंगे एज अ वेपन। इस तरह से हंगर स्ट्राइक यूज किया गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। रॉलेट सत्याग्रह तो गांधी जी ने प्लान किया था कि ऑल इंडिया लेवल पर होगा, बट जिस तरह से जालियांवाला बाग मैसेकर होता है, पंजाब में सिचुएशंस फिर और ख़राब होने लगती हैं, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। तो ये बस प्लानिंग के स्टेज में था, हो भी नहीं पाया। हंगर स्ट्राइक का पहला यूज इस तरह से कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम में, राइट? याद रखना, ये बारदोली सत्याग्रह भी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में और बाकी चीज़ भी। तो आज जितना तुमको बता रहा हूँ वो याद रखोगे ताकि नेक्स्ट टाइम भी काम आए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे बिहार पीसीएस में मिला, बीपीएससी में। ये भी एक अनसंग हीरो हैं जिनकी कहानियां कम लिखी गई, कम पढ़ी गई, बट रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये बात तो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है ना कि गांधी जी को कौन चंपारण लेकर गए थे, किन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया कि बापू चंपारण चलिए? कौन? राजकुमार शुक्ल। अब इसी चंपारण सत्याग्रह के ड्यूरेशन में देखो क्वेश्चन क्या है। द कुक फ्रॉम बिहार, बिहार के एक कुक जो खाना बनाने का काम करते थे, हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय पॉइजनिंग इन 1917 ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को कौन मनाकर ले गए थे? राजकुमार शुक्ल। अब जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा है, गांधी जी गांव से गांव विजिट कर रहे हैं, तो एक कुटिल राक्षस टाइप का एक ब्रिटिश प्लांटर था, यूरोपियन ब्रिटिश प्लांटर। वो नहीं चाहता था कि गांधी जी फार्मर से मिले और चंपारण के फार्मर्स का जो इशू है, 3 कठिया सिस्टम, वो सॉल्व हो। उसने एक प्लान किया कि आज गांधी को डिनर पे बुलाएंगे, गांधी डिनर करने तो जरूर आएंगे, और इस डिनर के ड्यूरेशन में ही खाने में जहर डालकर उनको मार दिया जाएगा। दिस वॉज द अटेम्प्ट। और इसका टारगेट उसने किसको दिया? बटक मियाँ को। बटक मियाँ को उसने बोला कि देखो मैं तुमको ढेर सारा पैसा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, खूब लोभ दिया, तुम बस क्या करना, गांधी को 1 गिलास दूध पिला देना या खीर खिला देना। सूर्यवंशम मूवी याद है? वैसा ही तुम उनको जहर मिला के दे देना, तुम्हारा काम हो गया, तुमको खूब पैसा वगैरह देंगे। बट बटक मियाँ जो थे, इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इनके अंदर जमीन जिंदा था। जब गांधी जी के पास ये पहुंचे तो इन्होंने गांधी जी को वो दूध का गिलास तो दिया, वो खीर तो दिया, या जो भी पात्र जिसमें जहर था, लेकिन बता भी दिया गीली आंखों से, आंख में आंसू लाकर, कि बापू गांधी जी आपको मारने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, इस खाने में जहर है। और गांधी जी ने फिर बड़े स्मार्टली उस खाने को खाया नहीं या उस दूध को पिया नहीं। इस तरह से गांधी जी की जान बच गई बटक मियाँ के
अटेम्प्ट के वजह से, एफर्ट के वजह से। तो ये भी एक अनसंग हीरो हैं जिन्होंने गांधी जी की जान तब बचाई जब गांधी अपना पहला स्ट्रगल इंडिया में कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह। तो काबिल तारीफ तो इनका भी रोल है ही, बटक मियाँ जी का, याद रखना इन्हें भी। ये सब अनसंग हीरो हैं इंडिया के। चलिए आज के लिए इतना ही गाइज। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस में बाकी पीवाईक्यूज करेंगे। इसी तरह पीवाईक्यू एनालिसिस को सिंसियरली देखो, सिंसियरली फॉलो करो। और मैं तुमसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पीवाईक्यू एनालिसिस हम यहाँ करवा रहे हैं उसके अलावा भी तुम भी अपने घरों पर बैठकर, अपने रूम में बैठकर कुछ क्वेश्चंस बनाओगे। जहाँ कुछ नया मिला मेरे से पूछो, बताने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं ही। ठीक है, सो टेक केयर, जय हिंद।